cell, the fundamental unit of life. Means we can also call it as basic unit of life and structural unit of life. Is it clear? First of all, write as it is. सर लिखना है? Yes बेटा, as it is लिखना है आपको. एक टॉपिक लिखिए, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, नीचे एरो डाल के लिखिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसको फिर नीचे एरो डाल के लिखिए, इसको हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं. क्यों बोलते हैं हम लोग आगे रिस्पेक्टिव टाइम पे पढ़ेंगे. डू इट फास्ट. सर लिख लिया. सबने? नहीं सर. सब. लिख लिया सर. एवरीवन डन? यस सर. सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है. First of all, draw this diagram. This is the cell. This is the cell. सर पूरा डिटेल्ड बनाना है. Yeah. सर कलर्स के साथ. Wait. So the topic is cell, the fundamental unit of life. Clear? Fundamental unit of life. This is also called as basic unit of life. Basic unit of life. Clear? We also call it as structural and functional unit of life. Functional unit of life. क्यों बोलते हैं इसका आपको आंसर विद इन शॉर्टली मिल जाएगा. ओके. So first of all, when you analyze, when you find the common things or the similarity among the organisms, you will find that each and every organism, either they are unicellular, either they are multicellular, either they are primitive cell. The primitive cell is also called as prokaryotes. Yes, either they are eukaryotes, means true nucleus, or the true cells. They will have, all the organism will have certain common similarity, that is the cell. Each and every living organism is made up of cell or cells. If the organism is unicellular, it means it will the organism will be made up of one cell. If it is multicellular, means it will be formed from made of many cells. Is it clear? If they are primitive, then they will have prokaryotic nucleus. Yes or no? They will be considered, they will be called as prokaryotes. If they have true nucleus, they are called as eukaryotes. Getting my point? Yes sir. So everything has some fundamentals, like some basic and smallest unit. Achha, one more term will be the smallest unit of life. Is it clear? The smallest unit of life.
So when we consider, like we have a scientist named as Robert Hooke. क्योंकि पहले क्या होता था ना कि पहले जो साइंटिस्ट अवेलेबल थे आपके पास, जो पहले के जो लोग थे, जो पहले के एंशिएंट पीपल्स थे, उनके पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी जो किसी माइक्रोस्कोपिक चीज को वो देख सके। क्यों? सेल बहुत बड़ा है ना, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। सेल इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी नहीं, बहुत ही छोटा, बहुत बहुत एंड जितना भी बहुत लगाना है, वेरी वेरी एंड जितना भी वेरी लगाना उतना ही छोटा, मतलब जितना आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा। पास में आ रही है? ने सेल को डिस्कवर किया था। हाँ, तो अलग अलग 1665 साइंटिस्ट है जिसने सेल को डिस्कवर किया था। किसी ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, तो किसी ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। तो बेसिकली उसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने जो प्लांट का बार्क होता है ना, तो जो खुद ने जो माइक्रोस्कोप उन्होंने इन्वेंट किया था, विद द हेल्प ऑफ हिज ओन माइक्रोस्कोप, जो उसने प्लांट के बार्क को देखा। और प्लांट के बार्क को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। और जो जब उसने सेल को देखा तो सेल के अंदर कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर मालूम होने लगी। उसका नाम बाद में क्या दिया गया? सेल दिया गया। सेल का मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम। क्या मतलब होता है इसका? अ लिटिल रूम। अभी कुछ लिखना नहीं है, मतलब छोटा सा एक स्पेस। जो उन्होंने बार्क में देखा उसमें कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिया उनको। क्या दिखाई दिया? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लाइक हनी बी, लाइक हनी बी के बी हाइव। क्लियर? कुछ इस तरीके से उनको दिखाई दिया। किसको? रॉबर्ट हुक को। लेकिन जो उसने एनालाइज किया, जो उसने देखा, बार्क तो डेड होती है। बार्क इज दीज आर द डेड सेल। पहले वो लिविंग होता है, फिर बाद में आफ्टर मैच्योरिटी वो डेड हो जाती है, हाँ की ना? तो कुछ इस तरीके से उनको दिखाई दिया। तो दीज आर द बार्क सेल। क्लियर? These are the small compartment, and basically this is the unit of life. This is the structure. Since every cell will have certain kind of structure, और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन कैसा है। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फंक्शन के लिए, परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। लाइक अगर आरबीसी है तो आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को बाइंड करना। आरबीसी का काम क्या होता है? टू बाइंड विथ ऑक्सीजन, ताकि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। तो उसका शेप होता है कुछ बाइकन के। इनिशियली तो वो सर्कुलर होता है, बाद में कैसा बन जाता है? बाइकन के बन जाता है। लाइक आपने नर्व सेल का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? नर्व सेल का। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। इनका काम होता है कंडक्शन, तो वो लेंथ वाइज कंडक्ट करेगा, तो वो इलोंगेटेड सेल हो गए नर्व सेल। इस तरीके से उसमें ब्रांचिंग भी होती है। ब्रांचिंग क्यों होती है? डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि उनको इंपल्स को रिसीव करना होता है। क्लियर है? तो एक बात ये समझ में आई कि जो सेल का डिफरेंट शेप इसीलिए होता है कि वो डिफरेंट हैबिटेट में रहता है और डिफरेंट फंक्शन करने के लिए बनाया गया है। लाइक मसल सेल का शेप अलग होगा। जो ब्रेन के सेल है उनका, ब्रेन मींस न्यूरॉन्स के जो सेल हैं उनका शेप अलग होगा। आरबीसी का शेप सेल्स अलग अलग होगा। होते हैं। यस बेटा। सर ब्रेन के सेल्स मतलब न्यूरॉन्स अलग होते हैं क्या? मुझे लगा नर्व सेल्स ही होते होंगे। हाँ, that neurons are the nerve cells. बेसिकली न्यूरॉन अच्छा एक सेम सिंगल ही है। है। नर्व कलेक्शन को बोलते हैं। नर्व क्या बोलते हैं? उस फाइबर जो बहुत सारे बंच ऑफ न्यूरॉन होते हैं ना, उनको जो लेंथ वाली पार्ट होती है, एक्सोनल पार्ट, उसको बोलते हैं नर्व फाइबर। दैट इज द, क्योंकि नर्व के अलोंग है मींस लेंथ वाइज है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व सेल बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसको जानने से पहले तो एक बात समझ में आई कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। कैसा? कि सर वो जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास जो सेल होगा वो एक कंप्लीट सेल होगा। क्लियर? दैट सेल विल हैव सर्टेन स्ट्रक्चर, लाइक इट विल बी elongated, लाइक इट विल बी बाइकनकेव, लाइक इट विल बी स्पिंडल शेप। जो मसल्स के जो सेल होते हैं कुछ इस तरीके से स्पिंडल शेप होते हैं। जो स्पर्म होता है उसका शेप अलग होता है। जो ओवम होता है, जो गैमेट्स होता है, उनका शेप अलग अलग होता है।
क्लियर है? तो डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है, अलग अलग सेल्स का अलग अलग शेप होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के पास एक कंप्लीट सेल होगा। स्मॉलेस्ट जो रिपीटिंग यूनिट है, इसी को हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्लियर है? तो हर किसी भी आप ऑर्गेनिज्म से पूछोगे, चाहे वो यूनिसेलर हो, मल्टीसेलर हो, यूकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स हो, सबके पास जो बेसिक फंडामेंटल क्या है, स्मॉलेस्ट जो रिपीटिंग यूनिट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। लाइक आपने बिल्डिंग को देखा है, जो बिल्डिंग की जो बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसमें जो रिपीटिंग यूनिट क्या होती है? ब्रिक्स होती है। लाइक आपने ऑनियन को देखा होगा, तो जो ऑनियन का जो रिपीटिंग यूनिट क्या है? जो उनके सर्कुलर जो लीफी पार्ट है ना, एक राउंड हो गया, दूसरे राउंड हो गया, तीसरे राउंड हो गया। अरे बात समझ में आ रही क्या? लाइक जो आप क्लोथ्स यूज करते हो, उसके अंदर जो आपका जो जिस धागे से बना है, तो उसका धागा क्या होगा? रिपीटिंग यूनिट हो गया। अरे बात समझ में आ रही है? जिससे जो सबसे छोटा और वो बहुत सारा मिलके बना हो, दैट विल बी देयर यूनिट। क्लियर है? जैसे बिल्डिंग्स के लिए क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है? सेल होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग थ्योरी देके गया, किसी ने लिविंग सेल की डिस्कवरी किया, किसी ने डेड सेल की डिस्कवरी किया। क्लियर? यस सर। सर हमारी टेक्स्ट बुक में सिर्फ रॉबर्ट हुक के बारे में क्यों दिया? आगे बॉक्स में, आगे कहीं बॉक्स में दिया है एंटोनी वन लेवेनहॉक के बारे में, जिसने यस सर, बैक्टीरिया को बहुत देखा, लंबा जिसने, चौड़ा। हाँ वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना? सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। ठीक है? जब आप सेल को बात करोगे ना, तो सेल का एक अपना स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? सेल विल हैव इट्स ओन स्ट्रक्चर। यस यस सर। in next it will have, we have different shape of cell. Yes or no? Shape of cells. In next we will have number and size of cell. तो लिखना है। हाँ लिखना है, size of cells. In next we will have type of cell. Types of cells. कितना लिखा? हर्ष डन? यस सर। बड़ी मुस्कुराहट आई तेरे चेहरे में, क्या बात है? हो गया सर। Is there anything? नहीं सर। आगे बढ़ो। यस सर। यस यस सर। हाँ, अब ये जो सेल का हमने स्ट्रक्चर की बात किया, सेल का हमने स्ट्रक्चर की बात किया, तो सर उसके, हाँ सर, एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ सर, हो गया। सर हो गया। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर का भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो वहां पर एक आपको बात समझ में आएगी कि सेल के स्ट्रक्चर में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। सर वैक्यूल्स भी यस सर। हाँ, सर तो वैक्यूल्स। वेरी, प्लांट सेल में वैक्यूल्स होगा। तो सेल के स्ट्रक्चर में देयर विल बी सेल मेम्ब्रेन, या इनको हम लोग सेल के इनवेलप बोलते हैं। The envelope of the cell will be called as cell membrane, क्योंकि यह प्लाज्मा प्रोटीन से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, इसलिए उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। This is the only case where CM is equal to PM. Getting my point? अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? न्यूक्लियस मिलेगा। ये वो न्यूक्लियस नहीं जहां पे आप पढ़ते हो, ये वो न्यूक्लियस जो कि सेल के अंदर
होता है। अरे बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक सेल स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनेल्स। उसको सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनिल्स। क्लियर? बोलो। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ सेल में। टाइप्स ऑफ सेल में, तो टाइप्स ऑफ सेल में हम लोग बात करेंगे। पहला प्रोकैरियोट्स। पहला क्या होगा? प्रोकैरियोट्स। मतलब क्या होता है हम लोग आगे समझने वाले हैं। हियर प्रो का मतलब प्रीमिटिव, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या आप समझ पाओगे यार? प्रो मीन्स यस सर। प्रीमिटिव या फॉल्स बोलेंगे। कैरियोट या कैरियोन जहां पर भी आए, इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब प्रीमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल या फॉल्स न्यूक्लियस। अनडिफाइंड। प्रिमिटिव और फॉल्स प्लस न्यूक्लियस। यहाँ पर प्रिमिटिव और फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब होता है, इट मीन्स दैट द सेल इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल को कवर करने वाले मेम्ब्रेन को हमने बोला सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस को कवर करने वाले मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर है? तो ऐसा सेल जिनका न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव या फॉल्स न्यूक्लियस, मींस फॉल्स सेल बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी और जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होगा। क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होती है? जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है, हाँ कि ना? न्यूक्लियर देखो, न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उनको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यू एक छोटा स्ट्रक्चर होता है, उनको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। फॉर एग्जांपल, दिस इज न्यूक्लियस। ऑब्वियसली ये सेल के अंदर होगा। इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है, ये न्यूक्लियोलस के बाहर प्रेजेंट होती है। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? Yes, sir. बाकी आने वाले वक्त में और दोबारा आएगा। दूसरा आपके पास क्या है? यू कैरियोट्स। अरे यू जहां पर भी है इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। ट्रू। यू जहां पर भी है इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। हियर यू मीन्स, हियर यू मीन्स, हियर यू मीन्स तुम। सर ट्रू। Sir, true. So true. हियर यू मीन्स ट्रू। कैरियोट मीन्स Nucleus. न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। अरे बोलो ना। Yes, sir. मतलब यह हुआ, जो उसका न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा या नेकेड होगा? Surrounded. सराउंडेड होगा। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल पूरे सेल में फैला हुआ होगा या एक ही जगह कंडेंस्ड होगी? Condensed. So condensed. Is कंडेंस it clear to, is it clear to everyone? Do you have any doubt? पक्का? यस सर। Yes, sir. यस सर। should I move to next? Yes. हाँ, everyone done? अरे सबने लिखा क्या? Yes, sir. हाँ, तो एक बात समझ में आई। अच्छा, उससे पहले आपको कोई डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? एक डायग्राम, बड़ा बेहतरीन सा खूबसूरत सा डायग्राम बनाना है। अरे बना लोगे क्या?
आपको कलरफुल करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल से भी कर सकते हैं, ठीक है। So the outermost part that will be called as cell membrane. We also call it as plasma membrane. Clear? The envelope of the cell is called as plasma membrane or cell membrane. Bolo. This is the nucleus. This is the nucleus. और जो इसका बाउंड्री है, कवरिंग है, इनको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? जब आप ध्यान से देखोगे तो एक बात समझ में आएगी। एक होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? जो कि प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है। तो एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपके पास ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के जस्ट सराउंडिंग में दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। समवट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो आपने नाम सुना होगा कि सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ और रफ दोनों होते हैं ना? हाँ, दोनों होता है। तो सर स्मूथ का मतलब क्या और रफ का मतलब क्या? अगर सर प्रोटीन जनरेट कर, सर जिसमें राइबोसोम्स होते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जिनके पास ये छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रफ। तो अगर राइबोसोम पाया गया, इसका मतलब वो रफ हो गया। अगर नहीं पाया जाएगा तो दैट विल बी स्मूथ इन अपीयरेंस। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER बोलते हैं। तो दिस इज कंसिडर्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे बोलो भाई। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? RER कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा? RER। 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 यहाँ पर कहलाएगा ये SER। ठीक है ना? सर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा न्यूक्लियस के पास ही रहता है क्या? हाँ, न्यूक्लियस के बाहर होती है। इनका कुछ काम होता है। इनका काम क्या होता है? इनके पास राइबोसोम अटैच्ड होती है, प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन कैसे बनाएगा आपके पास? क्योंकि इनका मैसेज कहाँ से आता है? न्यूक्लियस से आता है। दैट डीएनए से क्या बनता है? mRNA बनता है। उसको बोलते हैं मैसेंजर RNA, क्योंकि वहां से कुछ मैसेज ट्रांसफर करने वाले मॉलिक्यूल्स आता है और राइबोसोम को डायरेक्ट करता है, देख भाई तुम्हें ये वाला प्रोटीन बनाना है। क्या कहता है? प्रोटीन बनाना है यूजिंग अमीनो एसिड। तो बहुत सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा आपके बॉडी में, तो उसको यूटिलाइज करते करते वो उसको चेन में कन्वर्ट करेगा और ये चेन क्या बन जाएगा? बाद में पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा और फाइनली प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। दिस इज राइबोसोम। दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम ये वाले भी हैं जो रेड कलर के मैंने बनाया है। किसके ऊपर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। क्लियर? एंड दिस इज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? और इसके अंदर कुछ इस तरीके से लॉग लाइक स्ट्रक्चर होता है।
लकड़ी जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इनको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ इस तरीके का, देखो ऐसा करके, ये बहुत सारे होता है ना, लकड़ियों को मैं ज्वाइन करके एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, वैसे सेंट्रियोल के अंदर क्या होता है? सेंट्रोजोम होता है। क्या होता है? सेंट्रोजोम होता है। इसके यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है ना। और सेंट्रियोल का काम क्या होता है? जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन सेल सेल डिवीजन। डिवीजन। लेकिन प्लांट में ये सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत? अरे बोलो। नो सर। नहीं सर। ये कुछ स्ट्रक्चर और आप एक्स्ट्रा बना लो, इनको बोलते हैं गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर सर किया था सेंट्रियोल भी न्यूक्लियस को ही सराउंड करता है। नहीं 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 नहीं, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सर क्योंकि मतलब ये सेल सेल में के, कहीं भी रह सकता है ना सेंट्रियोल? हाँ सेल में साइटोप्लाज्म में रहेगा, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर वाले एरिया को बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर और सॉरी न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर, दैट इज द साइटोप्लाज्म। जो ये गोल्जी बॉडीज है, इनको डिस्कवर करने वाला इंसान का नाम क्या था? कैमिलियो गोल्जी। इसलिए उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को, छोटे छोटे बॉडीज को उन्होंने क्या, वो क्या नाम दिया? गोल्जी बॉडीज, या उन पूरा सेटअप को उसने क्या कहा? गोल्जी एपरेटस। क्लियर? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस। apparatus। हाँ। और ये सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जो एक्वस कंपार्टमेंट है, इनको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे बताओ? न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई दिक्कत? सबने बनाया? हाँ सर। डन? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस सर। पक्का? हर्ष आपका हो गया? लेबलिंग का फटाफट। सर लाइसोसोम लिखा है। कहाँ पर? सर लाइसोसोम्स भी था। अच्छा हाँ, लाइसोसोम रह गया ना। सर वैक्यूल भी रह गया। हाँ, ये मैंने बनाया है एनिमल सेल, तो यहाँ पर वैक्यूल नहीं के बराबर या बहुत छोटा होता है। दिस इज एनिमल सेल। सर वैक्यूल का यूज क्या होता है? मैंने कहीं तो पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। बता रहा हूँ, वेट वेट। स्टोरेज ऑफ थिंग्स। एक तो काम होता है प्लांट सेल में सेल के शेप को मेंटेन रखना। दूसरा, फूड के स्टोरेज का, और गंदगी को स्टोर करके वो बाहर निकालता है। दैट इज द वैक्यूल्स। बहुत सारे काम है। ओके। जब इनकमिंग हायर क्लासेस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर इसको हमें बना लो, वैक्यूल पे ही प्रोजेक्ट बनाने बोला है। कोई बात नहीं, बना लेना। लाइसोसोम बहुत आसान है। सर आसान तो है लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं ना, उसका ज्यादा काम कोई है ही बात नहीं। नहीं, कोई तो बात नहीं, कितना पूछ बड़ा लेना। प्रोजेक्ट बनाएंगे? पूछ लेना एमएन सर से, आपको आपको मालूम चल जाएगा। हाँ सर आपसे पूछूंगा मैं। Contact your MN sir separately. You will get your all knowledge that you want to know. Okay? अरे बोलो। यस। यस सर। आगे बढ़ूं क्या? लाइसोसोम अच्छा सुसाइडल था, बैग। तो उसको ब्रैकेट में लिख लो आप, सुसाइडल बैग।
इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है। क्या होती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है। कोई भी हार्मफुल या पैथोजेनिक सब्सटेंस आपके बॉडी में एंटर करता है, ये अपने अंदर उसको इनगल्फ करके, या कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में अंदर जाती है, कोई माइक्रोब्स अंदर एंटर करता है, उसको अपने अंदर ले करके उसको केमिकल के प्रेजेंस में उसकी ऐसी तैसी कर देता है, मतलब उसका लाइसिस करवा देता है, उसकी कचूमर निकाल देता है, उसको क्रश कर दिया जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? लाइसोजाइम। इसको इसके अंदर होती है नहीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, आत्महत्या करने वाली थैली। कभी कभी क्या होता है, बॉडी के कुछ इरेगुलर फंक्शंस की वजह से ये भूल जाता है कि जिस सेल को वो इनगल्फ कर रहा है वो खुद का ही सेल है, मतलब खुद के सेल को ही इनगल्फ करके अगर वो उसकी लाइसिस कर देगा तो आत्महत्या होगी ना। खुद को मारना आत्महत्या हुआ कि नहीं? अरे बोलो। सर कभी कभी इसीलिए गजनी तो क्या बन जाता होगा। क्या बन जाता है? सर गजनी बन जाता होगा, भूल जाता होगा। गजनी? ये गजनी क्या है? सर आप कुछ पता ही है? मुझे बताओ क्या होता है? सर हो ही नहीं सकता। सर आपको अरे नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों यार ऐसा कि मैं कोई वो सर थोड़ा ना आलम हूँ। सर मुझे को खुद पता नहीं है, पता आपको सर क्या कैसे आलम होता सर है। को पता है, आपको नहीं पता होगा क्या? तो जरूरी कि जो आलम सर को पता हो मुझे भी पता होगा। हो ही नहीं सकता सर, आप मजाक कर रहे हो। कोई नहीं, मैं अलग से आप लोगों की इसके बारे में क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। रजनीकांत फिजिक्स में काम आता है, बायोलॉजी में नहीं। अरे बोलो यार, आगे बढ़ो क्या? सर उसमें तो आमिर खान था। वहां पे आमिर खान भी आएगा, शाहरुख खान भी आएगा, दीपिका पादुकोण भी आएगा, सब आएगा। बायोलॉजी में कौन कौन आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ो, बताओ हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। तो क्या आपको मालूम चला कि चाहे सेल ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए बोला स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और यही सेल के अंदर क्या होगा? फंक्शंस होगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसलिए बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? इससे छोटा कुछ नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अरे हाँ कि ना? छोटा है, यस सर। बेसिक्स पे है, इसलिए क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चैप्टर का जो नाम है वो मतलब समझ में आया कि सेल चैप्टर का नाम क्यों है? थोड़ा यस थोड़ा सर। बेसिक आइडियाज दिया जाता है। फिर इसके बाद जब ये आपको सेल समझ में आ जाएगी तो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? एक ऑर्गन बनाता है। मिलकर के फिर क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। फाइनली आप जैसे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, कुछ बदमाश, कुछ शैतान, कुछ शरीफ, कुछ निहायत ही शरीफ। अरे बोलो। सर देखो 23 क्रोमोसोम्स की बदौलत हम लोग बनते हैं। हाँ चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो, बताओ। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, एक तो पॉइंट हमने उसे लिख लिया तो दोबारा लिख लीजिए उसको। सेल इज द, ऐसे लिखिए, दैट्स वाई cell is the structural and functional unit of life. Functional unit of life. क्लियर है? यहां से देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप का होगा। क्लियर है? ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप का होगा। ऑर्गेनिज्म on the basis of number of cell. They may be unicellular, they may be multicellular. अरे बोलो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होंगे? सर ह्यूमन सर बीइंग। इंसान। हाँ? सर सर इंसान। ह्यूमन बीइंग। सर अमीबा वगैरह।
एनिमल्स। अमीबा हाँ सिंगल सर, सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर। हाँ लोग नशे में तो नहीं है। सर मल्टी सेल्यूलर में ह्यूमंस आएंगे ना, हाँ यूनिसेल्यूलर सर, में यूनिसेल्युलर वो लोग एक सेल होता है। सर So, अच्छा, organism- यूनिसेल्युलर, मेरे को मल्टी सेल्युलर लगा। तेरे को तो कुछ भी हवा में लगता है ना, तो रजनीकांत है ना। सर अब यूनिसेल्युलर है, अगर वाओ। ये लोग को देखो, मैंने बोला था, ये भी मेरे पीछे पीछे बोलने लग गए। Organism made of single cell। इसको हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बोलेंगे, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में क्या होगा बताओ? सर अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, और प्लेनेरिया, अमीबा, पैरामीशियम, और बताओ? क्लामिडोमोनास, क्ले, क्लाइमिडोमोनास। और इस तरीके से बहुत सारा, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए इस यूनिवर्स पे ऑर्गेन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो। एक प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर, ठीक है। जो यूनिसेलुलर होता है उनको बोलते हैं प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को बोलते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। बाकी बाकी तीन के तीन क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स होते हैं। ये मैं आपको आगे सर लिखा एक रहा हूँ, सवाल पूछूं? पूछो। सर यूनिसेलुलर में माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं क्या? सर वो भी एक इंडिपेंडेंट ना कभी? कभी वो इवोल्यूशन के दौरान वो इसके अंदर आ गया तो सेल के अंदर आ गया ना। ओके सर। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट सेल। सेल Yes. यूनिट, सेल को हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? कि द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ लाइफ दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये सेल का डेफिनेशन है कि ऑर्गेन का वो बेस छोटा यूनिट जो रिपीटिंग स्मॉलेस्ट यूनिट विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अरे यूनिसेलुलर में ये एक सेल का एग्जिस्टेंस है ना। अरे यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल का एग्जिस्टेंस है कि नहीं? नहीं है, बताओ। Yes. सर इसीलिए है। हम लोग क्या बोलते हैं? सर इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। सर दूसरा है आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे आप जैसे बदमाश, मतलब आप लोग नहीं, हर्ष जैसे। ये हर जगह बदनाम हो रखा है लड़का। सर ये अभी अमीबा बोलेगा मल्टी सेल्यूलर में। जो क्लास से बाहर कर देंगे। सो ऑर्गेनिज्म। सर हाँ सर। सर ये यूनिसेलुलर में कोविड-19 भी आएगा ना? बेटा बेसिकली इट इज वायरस। और वायरस ना, नहीं तो ये लिविंग में आता है, नहीं ये नॉन लिविंग में आता है। सर फिर ऐसा क्यों? क्योंकि सेल में ही मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करते हैं सर, जब वो living, किसी बाकी वो 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 किसी होस्ट के लिविंग साथ ही रिएक्ट करता है, तभी वो वो किसी उसका प्रेजेंस किसी लिविंग ऑर्गन के अंदर ही इफेक्टिव होता है। नॉन लिविंग में होस्ट कभी चाहिए अपने, उसमें। हाँ होस्ट चाहिए। जैसे अगर आपका मीटिंग चल रहा है तो इसके लिए कोई ना कोई होस्ट है कि नहीं है? एंड सर यू आर उसको द जो होस्ट पार्टिसिपेंट। चाहिए वो हमारे फेफड़े के सेल्स हैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन। सर कोविड-19 बोलता होगा, तुम मुझे फेफड़ों के सेल दो, मैं तुम्हें मौत दूंगा। मोर देन वन सेल that we call as multicellular organism। अनुश्री इसका एग्जांपल क्या होगा? सर ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स। ह्यूमंस, कुछ एनिमल्स। अच्छा, यहाँ पर आप ना एक एग्जांपल और प्रोटोजुआ भी लिख सकते हैं। प्रोटोजुआ, ठीक है।
यूनिसेलुलर में। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? Yes, sir. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. सबका हो गया? हाँ सर। Yes, sir. सर। अर्णव हो गया बेटा? हाँ सर, हो गया। एक इस तरह के पॉइंट लिखेगा साइटोलॉजी। ये साइटोलॉजी क्या Study होता of है? Study cell of is known as cells. cytology. Study Once of again. cells. Study of cells. So the study of cells, the study of cells, or we can say the microscopic study. Microscopic study of cells is called cytology. उसी तरीके से एक होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? Study of history. तेरे को ना मैं क्लास से बाहर फेंक दूंगा, बेवकूफ बदमाश। बायोलॉजी में हिस्ट्री कहाँ से आ गई? सर द स्टडी ऑफ टिश्यूज। द हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, तो द स्टडी ऑफ टिश्यू is called histology. Histology. लॉजी का मतलब स्टडी, हिस्टो का मतलब टिश्यू। इज इट क्लियर? अरे बोलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. एक बॉक्स बना के आप लोग पॉइंट लिख लेना। all organism in the universe is divided into 5 kingdom. कितना? 5 kingdom. इसमें याद करने के लिए अपने पास एक ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स क्या है? एक राइमिंग सेंटेंस है। इससे आपने एमपी का नाम सुना ही होगा। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मध्य प्रदेश. दूसरा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। You're a member of parliament. हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पीए का तो नाम सुना ही होगा। किसका सर? पीए, पीए जैसे आप आपका भी Personal कोई- assistant. Personal assistant. हाँ, आप में भी किसी का ना किसी का होगा। ठीक है, हाँ। और फादर को पता ही, फादर इज फादर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग याद करेंगे कैसे? एमपी सर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट और एनिमल। वेरी गुड। एमपी इज द बहुत अच्छा. father of PA. MP is the father of PA. अरे बोलो यार, क्या मतलब सर? M stands for Monera and here P stands for Protista. अरे बोलो। F stands for Fungi. P stands for Plenty, means plant kingdom, and A stands for animal kingdom. Is it easy or tough? And very easy. Very good. सर easy ये तो फाइव है। किंगडम, सर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर्स ने बोला था। हाँ, आज को बोलते हैं RH विटेकर। ये भी बता दे कौन से साल में? बहुत बात पूरी हो अच्छा. जाएगी.
किसने बताया ये? किसने बताया? अनुश्री ने या सनिया, किसने बताया? अर्णव। अच्छा, अर्णव आपने बताया, थैंक यू। तो साल ये आपको मालूम चल जाएगा। कब क्या था बताओ? 69। तो गूगल मास्टर तो फट से गूगल कर लेता है ना। सर 1969 में था। हाँ सर 1969 में था। चलो कोई नहीं। तो इस तरीके से आपका हो गया मोनेरा, ऐसे हो गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमल किंगडम। क्लियर है? तो एक हम और शॉर्ट चीज बनाते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं ऑर्गेनिज्म, क्या लिखते हैं? यार मैंने तुक्का मारा था। क्या तुमने गूगल किया था? झूठ बोलता तुम। अरे सर सर तुक्का तुक्का ही सर वो मारा था। तुक्का मारा था वो। सर मैं मानता दैट्स हूँ, उसने फाइन, दैट्स तुक्का फाइन, मारा। दैट्स फाइन। इसको फटाफट लिखो। उसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। क्या नाम था? रॉबर्ट पिटेकर। अंडरटेकर नहीं, विटेकर। सो ऑर्गेनिज्म आपको दो टाइप का मिलेगा। एक मिलेगा प्रोकैरियोट्स। अरे क्या मिलेगा? प्रोकैरियोट्स। दूसरा मिलेगा यूकैरियोट्स। क्लियर? प्रोकैरियोट्स में कौन आएगा बताओगे कोई? ओनली द किंगडम मोनेरा। ओनली किंगडम मोनेरा। बाकी इसमें कौन कौन आएगा बताओ? यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। मतलब ऐसा आप लिख लो, मतलब आप ऐसे लिख लो कि जो यूकैरियोट्स है, जो यूनिसेलुलर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अरे कौन सा टिस्टा? सर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट। हाँ, मीन्स मालूम चला ऑर्गेनिज्म विल बी यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, एग्जांपल इज प्रोटिस्टा। प्लस जो मल्टी सेलुलर होगा, जो ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर का मतलब वो यूकैरियोट्स तो होगा ही होगा, हाँ कि ना? इसमें कौन कौन से आएंगे? फादर भी आएगा और पर्सनल असिस्टेंट भी आएगा। फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया। दैट्स फाइन। अरे एनी डिफिकल्टी? नो सर। नो सर। मूविंग टू नेक्स्ट। डन? यस सर। हाँ सर। याद है क्या? भूल जाओगे? सर सर याद रट है। गया हमको। हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिस्कवरी के बारे में। आप लोग डिस्कवरी चैनल पे मत पहुंच जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं तो एक बात ये समझ में आती है। इन 1665 with the help of his own microscope, कौन? रॉबर्ट हुक। अरे बोलो, अरे साइंटिस्ट का नाम क्या बताओ? RH। रॉबर्ट हुक। अरे आर एच जबरदस्ती बोल देगा तो। आर एच विटेकर एक अलग है। हाँ। सर इसने He इतनी discovered- इन्वेंशंस की, इसको डॉक्टर he क्यों नहीं मिला? इसने डॉक्टरेट नहीं की? he discovered cell that is from bark of plant, that is from bark of plant। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल। क्लियर? यहाँ पर सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। जो उसने डिस्कवर किया था वो क्या था? डेड सेल था। जो उसने डिस्कवर किया था वो क्या था? बट सेल वाज डेड। सर एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। सर सारे के सारे रॉबर्ट नाम वाले ही तरक्की करते हैं क्या?
नहीं ना, एंटोनी वन ल्यूवेनहुक सर भी है। श्रेयांश अपना नाम रॉबर्ट में चेंज सर करा दो। एंटोन वाइन लुएनहुक तो फादर ऑफ बायोलॉजी बॉटनी है ना। नो, आप पहले लेक्चर में नहीं थे। सर रॉबर्ट अग्रवाल। सर श्रेयांश हुक। फर्स्ट एरिस्टोटल और कौन था? Theophrastus. थियोफ्रेस्टस। सर थियोपैथ्रस। थियोफ्रेस्टस, हाँ सर। थियोफ्रेस्टस, दैट्स फाइन, यस दैट्स सर। फाइन एनफ। हाँ, बट इट हाँ, वाज डेड सेल, क्योंकि उसने बार्क सेल को देखा था। ठीक है, इन 1665, around 1673, after few years of Robert Hooke, we have another scientist. His name is Antony van Leeuwenhoek, या A.V. Leeuwenhoek बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A.V. Leeuwenhoek बोलते हैं। अराउंड 1670 के आसपास he discovered living cell. He discovered living cell. कहाँ से? उन्होंने पोंड के वाटर, तालाब के पानी में देखा था। ठीक है ना? तो उसने क्या क्या देखा? तो कौन से ईयर में किया था? अराउंड 1670 में उसने किया था। ओके। इसका डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रॉबर्ट हुक का डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया उसने देखा, उसने स्पर्म देखा, प्रोटोजोआ, और अरे बोलो, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ भी देखा था क्या? सर। पक्का? जो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने देखा था वो क्या देखा था? बैक्टीरिया बैक्टीरिया। देखा था। हाँ, और इसमें आप साल लिखना चाहो तो 1674 लिख सकते हो। ठीक है, वो भी अपने डेवलप्ड माइक्रोस्कोप से। कंपाउंड वाला की बेसिक वाला? उस टाइम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहाँ आया था बेटा? समझ रहे हो? यस सर। उस टाइम अलग अलग लेंस के कॉम्बिनेशन से सिर्फ वो देखता था, क्योंकि जो एंटोनी वेल लुएनहुक ना किसी ग्लास के फैक्ट्री में काम करता था। तो अचानक हुआ क्या ना कि जो उसका क्या बोलते हैं कि जो ग्लास था ना वो उसे टूट गया। जब टूट के कहीं गिरा वो, तो जिस पार्ट में गिरा वो उसको इनलार्ज, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसे ही है, वो उसको कुछ बड़ा होकर दिखने लगा। तो उसको लगा कि ये तो चमत्कार है यार, ये चीजें हमें बड़ा होकर दिख रहा है। तो जब जब कोई चीजें ऐसे हमें कुछ अलग अनहोनी सा चीज हमें मालूम चलता है ना, हम उस पर और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसे देखते गया तो मालूम चला, उसने फिर क्या देखा? फिर तालाब के पानी को देखा, क्योंकि उसको पता है कि पानी में क्या होता है, कीटाणु होता है, माइक्रोब्स होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? हाँ बोल दे, सर। होता है कि हाँ या ना? हाँ। हाँ सर, तो होता है। सवाल यहाँ पर दो बनता है कि फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665। 1665। हाँ, 16 4-5 को 16 लगा लो, फिर बोलो 65। अरे 1665 ना? यस हाँ सर। सर। हाँ। यस सर। अगर आपसे सवाल पूछिए कि हु डिस्कवर्ड दैट लिविंग सेल, सर लुएनहुक। लिवेनहुक। अगर डेड सेल पूछा जाए या सिर्फ सेल पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक आएगा। क्लियर? अगला विद्वान का नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन। कुछ ब्राउन सर कलर श्रेयांश के ने थे। सच बोला, ये रॉबर्ट वाला ऐसा क्यों है? नहीं ना, अभी कहाँ, अभी तो बहुत सारे साइंटिस्ट है जो बगैर रॉबर्ट के हैं। रॉबर्ट डाउनी रॉबर्ट जूनियर। ब्राउन, 1831, he discovered nucleus. He discovered nucleus. Clear? अरे बोलो। यस सर। In next we have J.E. Purkinje. कहाँ पे यहाँ पे रॉबर्ट है बताओ? J.E. सर है तो नहीं, लेकिन कुछ अजीब सा पुरकिंजे, नाम है। लेकिन in अरे पुरकिंजे कहाँ का 1839 नाम? सर ये इसने कहाँ क्या का था? डिस्कवर, बता रहा हूँ जाओ। He discovered
प्रोटोप्लाज्म। क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कोई दिक्कत? इट इज द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल दैट वी कॉल्ड एज जेई पुरकेंजे। क्या नाम है उसका? जेई पुरकेंजे। पुरकिंजे। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। कोई दिक्कत है बताओ? नो सर।